जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजते हैं या पढ़ाने के लिए। ये जनता देख रही है, कुछ समझने की ज़रूरत है। आज हमारे बहुत सारे पूंजीपति के बच्चे हमारे स्कूल। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। आज हम जो है सासाराम में मौजूद हैं और हमारे साथ सासाराम विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जिससे बात करेंगे कि आखिर जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर किन किन मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच आ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे प्रोग्राम को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार आदाब सलाम करता हूं। सर इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव है तो कई उम्मीदवार जा रहे हैं। एनडीए है एक तरफ महागठबंधन है एक तरफ आपकी जन स्वराज है। किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, ये बात आपने सही कहा है कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ बहुत सारी पार्टियां हैं और हमारी पार्टी जो है जन स्वराज पिछले 3 साल से काम कर रही है। लोगों के दरवाजे पे डोर टू डोर जा कर के अपने मैसेज को पहुंचा रही है। इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं और एक बहुत ही वीर पुरुष तेजस्वी और मेहनती हैं। आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि आज चाहे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आपको नीतीश कुमार जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे शिवसेना की पार्टी अदर कई एक मुख्यमंत्री करीब बनाने का काम एक बहुत अनुभवी व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर जी। इन्होंने लंबे समय से काम किया है एक रणनीतिकार के रूप में, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उनको करने के बाद उनको कुछ एहसास हुआ कि हमें कुछ अपने वतन अपने बिहार के लिए भी कुछ करना चाहिए। राजनीतिक जो है परिवेश आपने सबके विचारधारा को चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, जमीनी जो हकीकत है उसके माध्यम से भी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं उन सभी राजनीतिकों से अलग है। उनकी विचारधारा जो है सबसे बिल्कुल हट करके है। आपको पता है कि लंबे समय से 15 साल लालू राबड़ी की सरकार एक समीकरण बना करके मुसलमानों के साथ 15 साल उन्होंने राज किया, सत्ता में रहा। उसके बाद लगभग जिस टाइम में लालू राबड़ी की सरकार थी उस टाइम मुसलमानों का सहयोग एक बेहतरीन था राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उस टाइम क्राइम जो था एक चरम सीमा पे था। लोग भी तो सर क्राइम है, बस एक सरकार के समय की क्राइम को अगर मूल्यांकन करेंगे तो उसकी अपेक्षा भी बिल्कुल कुछ कम है। लेकिन उस टाइम में जो था आपको मान के चलिए किरण डूबते ही लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे और 15 साल शासन किया। उसी क्राइम का सहारा लेते हुए हमारे सरकार में जो माननीय नीतीश कुमार जी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के नाम पे उन्होंने एक अपना अभियान चलाया और एक सरकार बनाने का काम किया। लालू प्रसाद के विरोध में उन्होंने एक मैसेज दिया लोगों को कि आज हम सब कुछ है लेकिन सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने उसका एक जो होता है एजेंडा का लाभ उठाते हुए उन्होंने जदयू का एक गठन किया और करने के बाद आज लंबे समय से 20 साल से शासन काल में है। और इसमें आपने देखा होगा कि लालू और कभी नीतीश की सरकार रही है, कभी नरेंद्र मोदी यानी भाजपा या नीतीश की सरकार रही है। 35 साल के बीच में अब तक जो सरकार रही है यही मुख्य जो 2-3 नेता हैं उनके इर्द गिर्द रही है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 35 साल जनता के बीच में भरपूर शोषण हुआ है और आज 35 साल के बाद पिछले 3 साल से हमारे प्रशांत किशोर जी को लगा कि नहीं, जो हुआ वो लोग ने उनका किसी का विरोध नहीं करते हैं, उनके बात को रखते हैं। लेकिन आज 35 साल में जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी भी नहीं हुआ है। आज हमारे बिहार में किसी की कमी है? चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली हरियाली है, कृषि योग्य भूमि है, बेहतरीन मार्केट है, यहाँ पे लोग अच्छे खासे पूंजीपति हैं, पैसा को बैंक में जमा करते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। यहाँ के पैसे को ले आकर के बीजेपी की सरकार गुजरात में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे दूसरे राज्यों में एक उद्योग का सृजन करती है और हमारे बिहार के नौजवान एक लेबर के रूप में सस्ते मजदूर के रूप में प्लान करते हैं, जाकर के गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में बिहारी के नाम पे टॉल होते हैं।
मैं पूछता हूँ कि क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि 35 साल से जो राजनीति हुआ है वो एक जाति के नाम पे हुआ है, मजहब के नाम पे हुआ है, धर्म के नाम पे हुआ है, मंदिर मस्जिद के नाम पे हुआ है। ये करते करते पिछले 35 साल बीत गए, लेकिन हमारे बिहार में जो पलायन रोकने की बात किसी ने नहीं कहा, शिक्षा को बेहतर करने की बात किसी ने नहीं कहा, वो बुजुर्ग को जो मिलता है 200 रुपये लंबे समय से, जो सीनियर सिटीजन को, महिला पुरुष को वृद्धा पेंशन मिलता है, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे कहते हैं कि बिहार में जो अभी चलिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक समूह का गठन किया गया, आप उसके समूह का अगर ब्याज जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि 35 से 40% ब्याज सालाना वो चुकाती है। और बैंक हमारे पास व्यवस्था होने के बावजूद भी पता चलता है कि शरीफ लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। किनको मिलता है? पूंजीपतियों को मिलता है। चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, आप अगर अभी भी बैंक का सर्वे करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्री का जो योजना आया गरीब के पास नहीं आया, वो योजना आया तो अमीरों के पास आया। वो इसमें अगर लिक्विड सिक्योरिटी देने की बात है तो उनके पास लिक्विड सिक्योरिटी 1 करोड़ का लाते हैं तो उपलब्ध है। 1 करोड़ रुपया अपना FD कराते हैं और 1 करोड़ रुपया का लोन कराते हैं। बताइए ऐसे योजना का बिहार में क्या आप इस मार्क्स देंगे? पता चलेगा कि वो 40% 35% सब्सिडी उठाने के लिए इस तरह का योजना का वो लोग पूंजीपति लोग लाभ उठाते हैं। मैं पूछता हूँ इस चैनल के माध्यम से उस सरकार से कि आप बताएं कि आपका मुख्यमंत्री योजना है, चाहे आपका प्रधानमंत्री योजना है, गरीबों में कितने प्रतिशत ये सफल हुए हैं? नहीं हुए हैं। अब जब ये इस तरह का योजना ही सफल नहीं हुआ तो आज हमारे गरीब नौजवान, बेबस लाचार पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान अपने परिवार को छोड़ करके प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नाम का कुछ है ही नहीं है। जो भी रोजगार है तो मान के चलिए गिने चुने आपको एक सरकारी नौकरी के माध्यम से है, लेकिन ना यहाँ पे कल कारखाना है, ना ही कोई छोटा मोटा उद्योग है, या नहीं यहाँ पे बना तो दिया गया है पेपर में, लेकिन जमीन में हकीकत कुछ और है। आज हमारे बच्चे लाखों की संख्या में यूपी में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ आकस्मिक जब दुर्घटना हो जाती है तो उनके लाश को भी कोई लाने वाला कोई साहस नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान उनकी लाश भी अपने घर पे नहीं ला सकते हैं। जिनकी माँ यहाँ पे किसी कारण अगर गुजर जाती है तो अपनी माँ का भी मुंह नहीं देख पाते हैं, पिता का भी मुंह नहीं देख पाते हैं। अब मैं पूछता हूँ इतनी कठिन परेशानियों का जिम्मेवार कौन है? यहाँ की सरकारी व्यवस्था है। ये अगर देखा जाए तो सेंटर में आपको नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश जी की सरकार है। लंबे समय से यहाँ पे सरकार में होने के बावजूद भी बिहार का दशा दिशा बदला ही नहीं। सभी बिंदुओं को ध्यान में देखते हुए हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम 5 मुद्दा को लेके हम जनता के बीच में काम करेंगे। गली गली बनता रहेगा, भवन का निर्माण होता रहेगा, अतिरिक्त जो विकास का काम होता रहेगा उसे हटाया नहीं जाएगा, लेकिन मुख्य जो 5 विकास का एजेंडा है वो शिक्षा है। पहला, जो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले। बच्चों को क्या है, एक बेस होना चाहिए। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में तो जाते हैं लेकिन खिचड़ी खा करके चले आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजते हैं या पढ़ाने के लिए, ये जनता देख रही है, कुछ समझने की जरूरत है। आज हमारे बहुत सारे पूंजीपति के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जा, सरकारी स्कूल में कितने प्रतिशत पूंजीपतियों का बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं। नतीजा क्या है कि आज प्राइवेट स्कूल में मनमाना आपको किताब में, शिक्षा के फीस में बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नहीं, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता है तो हम इसका व्यवस्था करेंगे कि आपका भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे जिससे समाज में एक स्किल डेवलप हो। आप ही बताइए, अगर एक महिला को 5 लाख रुपया अगर सालाना 4% ब्याज पे दिया जाता है तो कोई उद्योग धंधा के नाम पे ही दिया जाएगा। तो अगर 5 लाख रुपया अगर एक महिला को मिलता है, अब वो पैसा
अगर उसी पैसों को 5 बार अगर रोटेट करती है महिला, तो सिंपल सी बात है कि 4% ब्याज अगर वो चुकाती है तो भी सरकार को नुकसान नहीं है। वैसे हालत में ये व्यवस्था है। दूसरा है कि महिलाओं बुजुर्गों को 400 रुपया से बढ़ा के जो 1100 भी किया गया है, वो भी अभी पर्याप्त नहीं है। उनके लिए कम से कम मिनिमम 2000, मैक्सिमम और भी इसके बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथा ये है कि हमारे किसानों का जो है ऋण होता है मजदूर, बहुत सारे आज किसान जो है नकदी फसल खेती से मुकर रहे हैं। वैसे हालत में हमें क्या करना है कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ऐसा है कि हम उनको मनरेगा के माध्यम से हम उन्हें सस्ता एक मजदूर मुहैया कराएंगे, जिससे लोगों को किसानी में, खेती में, नकदी फसल में उनको सहायता मिले, ताकि मन लगा के बेहतर खेती का काम कर सके। और रही बात, बहुत सारी योजना है उनके पास, वैसे 5 तो आपको मैंने बता दिया है। तो क्या अंतिम रूप जनता को देना चाहिए? क्या जनता प्रशांत किशोर के साथ आ रही है? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये एक जाति का बहुत बड़ा एक प्रकोप है, धर्म मजहब और इस सब के नाम पे बहुत बड़ा एक अभिशाप है, और लोग सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग इससे कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि जन स्वराज की सरकार बनेगी और 100% में 100% किसी को वोट नहीं मिला है, और जो जिनको समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, हमारी बहनों का शोषण हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, उनका बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। और इसका मात्र अब तो 2 महीना टाइम बचा हुआ है लगभग। चुनाव के बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। सासाराम विधानसभा में क्या देखने को मिलता है? सासाराम विधानसभा में भी बेहतर है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं। चूँकि हमारी पार्टी अभी नई पार्टी है, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि फलाना व्यक्ति, फलाना जाति के लोग हमारे समर्थक हैं। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है सभी जातियों का मिला करके एक समीकरण है। जैसे मान लेते हैं जहाँ मेजॉरिटी जिसकी आबादी है, जैसे सासाराम में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 7 प्रत्याशी होंगे। तो एक आप सोच लीजिए कि इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो, ये अलायंस का मतलब क्या है? अलायंस यही है कि हम जात को जोड़ करके हम अपनी मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम जात के नाम पे नहीं काम करेंगे, समाज को जोड़ करके समाज की विकास के लिए हम इस एजेंडे पे काम करेंगे। तो निश्चित रूप से सभी जाति के लोग इसमें विधायक बनने का एक उनको अवसर दिया जा रहा है। जनता को चुनना है, जनता को फैसला लेना है, क्या सही हमें जन स्वराज का सही शासन रहेगा या परिवर्तन कर सकती है। निश्चित रूप से इनको भरोसा होगा तो परिवर्तन करके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं आप सभी जरूर बताएंगे। जय।